जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे यूपीएससी और पीसीएस की, और सोशल मीडिया पे भी साथ में बहुत एक्टिव होंगे। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया एक आवश्यक अंग बन जाता है, उस पर भी आप एक्टिव होंगे। तो सोशल मीडिया से निकली ही कुछ बातें जो ये वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आईआईटी रुड़की से 2018 में बीटेक कंप्लीट करके 2020 में यूपी पीसीएस में डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ, और 2023 में यानी 22 वाले एग्ज़ाम में मैं इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ हूँ। ठीक है, अभी मैं वर्तमान में छुट्टी पे हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर, जो कि मेरी ट्रेनिंग मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से प्रस्तावित है, तो लगभग उसी समय से होगी। ठीक है, तो इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बातें जो हमें आज डिस्कशन करनी है, मैं उन पे पहले ही क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ। पहला ये है कि जब आप सोशल मीडिया देखते होगे तो आपको बहुत ही डीमोटिवेटिंग चीज़ें मिलती होंगी, बहुत ही डीमोटिवेटिंग बातें मिलती होंगी कि कोचिंग संस्थान बहुत ही मूर्ख बना रहे हैं आजकल। कुछ हद तक सही भी हैं बातें, और जो है तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती होगी कि लोग कहते होंगे कि भैया देखो, रिजल्ट देखोगे ना तो केवल आईआईटीएन ही दिखेंगे रिजल्ट में, या रिजल्ट देखोगे तो केवल वही व्यक्ति दिखेगा जो या तो जेएनयू का पास आउट होगा। मैं आईआईटीएन का मतलब, जब मैं ये बात बहुत पहले ही क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, चूँकि मैं आईआईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो जब मैं आईआईटी बोल रहा हूँ, आईआईटी का मतलब है भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़, जिसमें मेरे कथन अनुसार जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज ये भी सम्मिलित होंगे। चूँकि सबके लिए मैं बार बार ये शब्द अगर रिपीट करूँ कि टॉप विश्वविद्यालय, टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो वो उतना आपको अंदर तक नहीं समझ में आएगा, बजाय कि मैं साफ साफ ऐसे शब्दों में यूज़ करूं कि आईआईटीएन। ठीक है, तो जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपको दिखेगा ये भी आईआईटी से है, ये भी आईआईटी से है, ये भी आईआईटी से है, और आपको लगेगा यार हम हिंदी मीडियम के वो छात्र जो कि ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, क्या हमारा सिलेक्शन यूपीएससी में संभव है? क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं? और इस तरीके से तो हम कभी चयनित नहीं सकते। तो ये कुछ डीमोटिवेटिंग बातें आपको निरंतर दिखेगी। ठीक है, कुछ डीमोटिवेटिंग बात आपको निरंतर दिखेगी, और जिसके कारण आप रेगुलर फर्स्ट्रेट होते हो। फिर फर्स्ट्रेट होने से पढ़ाई छोड़ के, आप पढ़ाई के अलावा की जितनी गतिविधियां हैं, पढ़ाई छोड़ के जो भी गतिविधियां हो सकती हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन या कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, या सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करना, या सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाना, आप वो सब कामों में भी कई बार जाने अनजाने में लिप्त हो जाते हो। तो पहली चर्चा हमारी इसी बात पे होगी कि एक आईआईटीएन में क्या खास बात है और क्या हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी दूसरी चर्चा आज ये होगी कि कब हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम देना अब बंद कर देना चाहिए, या कितनी तैयारी यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम की होनी चाहिए, या कितने समय तक होनी चाहिए। तो इन दो विभिन्न मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ यही आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन की जो रेस है, जो लड़ाई है उस पर। तो देखिए दोस्तों, ये सही बात है कि जनरली जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, जो ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है, आईआईटीएन है, तो इनको सामान्यतः एक एज मिल जाता है। कैसा एज मिल जाता है, अभी इस बात पे थोड़ा सा गौर करते हैं। बिल्कुल एज नहीं है कि आप अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं और आपने अपने फॉर्म में भरा है कि आप आईआईटी से बीटेक हैं, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा प्रीलिम्स में मिल जाता है। आपने अपने डैफ 1 डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1, जो कि मेंस के पहले भरा जाता है, अगर उसमें लिखा है कि आप आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हैं, तो आपको हर मेंस की कॉपी में 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ तक कि इंटरव्यू में अगर आप बता देते हैं कि आप आईआईटीएन हैं, तो आपको 40 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है, कतई नहीं होता है। तो ये एज बिल्कुल नहीं मिलता है। किसी के साथ भेदभाव एग्ज़ाम का पेपर नहीं करता है। एक बात मैं बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ कह देता हूँ, एग्ज़ाम का पेपर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक है, इवन यहाँ तक कि जो मेरा मानना है, जबकि मुझे फर्स्ट इंटरव्यू में 2019 वाले में मुझे 139 मार्क्स मिले थे, तो मेरा मानना यही है कि क्यों मुझे इतने कम नंबर मिले थे, क्योंकि मैं अपने आईआईटीएन होने को सही से डिफेंड नहीं कर पाया था। तो अगर आप आईआईटीएन हो के अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी होती है कि इंटरव्यू बोर्ड को आप सही से बता सको कि आप आईआईटी की सीट छोड़ के अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आप नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, बहुत सारी है ना, देश में आप अलग अलग तरीके से योगदान दे सकते थे, वो छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आपका कॉस्ट बेनिफिट कितना होगा। यहाँ पे आके आप ज़्यादा बेनिफिट करा पाओगे, या जिस फील्ड में रहते उस फील्ड में ज़्यादा बेनिफिट कराते। तो ये एक क्वेश्चन मार्क के रूप में क्रिएट हो जाता है यहाँ तक कि इंटरव्यू में।
लेकिन हाँ, एज कहाँ मिलती है? एज कुछ जगहों पे मिलती है। अब ये बात सोचना, जब हम लोग बार बार कंपैरिजन करते हैं ना कि हिंदी बैकग्राउंड, ग्रामीण पृष्ठभूमि वर्सेस आईआईटी बैकग्राउंड, शहरी पृष्ठभूमि, तो थोड़ा सा मैं इस कंपैरिजन को सही तरीके से करता हूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा होता हूँ कि सोशल मीडिया पे हमेशा इस बातों की आलोचना होती है और हमेशा मैं देखता हूँ कि रेगुलर लोग सामान्यतः पीछे पड़े होते हैं एकदम हाथ धो के। ठीक है, तो कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, देखो, जब मैं अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैंने क्लास 10 से रेगुलर पढ़ाई की है। तो क्या एक हिंदी मीडियम का बच्चा या आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, ईमानदारी से कमेंट में बताना, क्या आपने क्लास 10th या 11th से रेगुलर स्टडी की है विदाउट एनी गैप? मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे की। मैंने सबसे पहले अपने आप को उस माहौल में डाला है। कैसे डाला, इसको समझिएगा। जब मैं 11th में गया तो मैंने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की। जब आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की तो मैंने 10-11 घंटे रेगुलर पढ़ाई की, 8 से 10 घंटे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है। ठीक है, मेरी यहीं पे तारामंडल में, जो लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, तारामंडल में मेरी जनरल स्टोर की दुकान थी। और जनरल स्टोर की दुकान, और मैं बहुत सारे अपने आईआईटीएन मित्रों को जानता हूँ जो कि बहुत ही गरीब परिस्थिति से बाहर आए। यहाँ तक कि कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ कि कोटा जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो कुछ ना कुछ घर, जेवर इत्यादि गिरवी रख के वो कोटा गए पढ़ने और फिर आईआईटी में सेलेक्ट हुए। ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही मेरे पास एक जो घर था मैं उसको गिरवी रख सकता था, तो मैंने गोरखपुर रह के ही पढ़ाई स्टार्ट की। आईआईटी की तैयारी गोरखपुर रह के ही की। अब समझिएगा, 11th-12th में रेगुलर मेहनत करने की आदत पड़ी। जब आईआईटी में गया तो वहाँ पे कौन लोग मिले? जो वही बच्चे मुझे कंपटीशन में मिले। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, रियलिटी। वही बच्चे मुझे कंपटीशन में मिले जो उतनी मेहनत करके वहाँ पे आए थे। जब इन बच्चों से कंपटीशन हुआ तो उसमें वही एक बच्चा निखर गया, जिसको हम लोग कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि योग्य, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही उस जिसको हम लोग, जब मैं 12th में था तो आईआईटी में सिलेक्शन को माना जाता कि क्रीम बच्चे हैं ये भारत के, वो क्रीम में से भी एक क्रीम वहाँ पे टॉप कर रहा है, वहाँ पे नंबर ला रहा है, तो आपका कंपटीशन उन क्रीम बच्चों के साथ है। और एक नॉर्मल हिंदी मीडियम का बच्चा क्या होता है, 10th में ऐसे स्कूल ज्वाइन करता है जहाँ पे उसको जाना ही नहीं पड़ता है। 11th-12th में उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता, घर के काम, आसपास की चीज़ों, रिश्तेदारी इत्यादि में व्यस्त होता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और मैं चूँकि इस फील्ड में बहुत समय तक रहा हूँ, कोचिंग की फील्ड में, तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता जाता हूँ। तो आप इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा, एक बार गौर कीजिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अपनी अंतःकरण से, आवाज़ से ये बात डिसाइड करने की कोशिश कीजिएगा, न कि किसी के यूट्यूब पे वीडियो या इंस्टाग्राम की रील इत्यादि के आधार पे नहीं, अपने विचार के आधार पे कमेंट जरूर करके बताइएगा। एक नॉर्मल हिंदी मीडियम का बच्चा 11th-12th तक पढ़ाई को एकदम सीरियसली नहीं लेता है, उसको पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी क्या होती है। जब वो 12th के बाद जाता है, मूड बनाता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो रील्स देखता है, वो इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन देखता है, उसको लगता है कि हमें अब आईएएस बनना है, तो वो क्या करता है, आंख बंद करके दिल्ली पहुंच जाता है, सीधा दिल्ली। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करता है, उसको लगता है कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाएगा, और यहीं पे वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। ठीक है, 12th के बाद आप इतने मैच्योर नहीं हुए रहते हो कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सको। इसीलिए सिविल सर्विसेज में 21 साल की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रखी गई कि भैया 21 साल के बाद ही आप एग्जाम दो। ठीक है, ये भी बात समझिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस तैयारी की हड़बड़ी में बच्चा क्या करता है, यूनिवर्सिटी कोई भी चुन लेता है, ऐसी यूनिवर्सिटी समानता चुन लेता है जिसमें उसको जाना ना पड़े। वो एकांतवासी हो जाता है, वो बातचीत करने में कंफर्टेबल नहीं फील करता है, वो जनता में अपनी राय रखने में कंफर्टेबल नहीं फील करता है, वो अपना एटीट्यूड चीज़ों को लेके एक अलग प्रकार का बना लेता है, जिससे मेहनती होने के बावजूद, मैं मेहनती में कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वो बच्चा मेहनती नहीं है, लेकिन वो मेहनती बच्चे का कंपटीशन उसी के आसपास के इन्वायरमेंट से हो रहा है, अपने लेवल के बच्चों से ही हो रहा है, जो बच्चे सामान्यतः कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तो सामान्यतः वही मिलते हैं जो कॉलेजेस नहीं ज्वाइन करते हैं, या सामान्य कॉलेजेस से पढ़ने वाले। मैं 12th के बाद की बात कर रहा हूँ, नो डाउट कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आईआईटी, एनआईटी के भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक हिंदी मीडियम वर्सेस आईआईटीएन को कंपैरिजन करके मैं बात कर रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों का कंपटीशन, या नॉर्थ इंडिया जो बेल्ट है उसका कंपटीशन उन्हीं लोगों के साथ होता है जो बच्चे उसी के समान चले जाते हैं, तैयारी करें बिना कुछ बैकग्राउंड के बारे में सोचे, बिना पढ़ाई स्टार्ट किए सीधे पहुंच जाते हैं तैयारी करें। जबकि एक आईआईटीएन वहीं पे
अपने आप को मजबूत बना रहा होता है अपने से तेज बच्चों के साथ कंपैरिजन करके, लगातार कॉम्पिटिटिव होके। तो मैं जब IIT रुड़की में फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी ग्रेड आई थी 6.9, ये मेरी ग्रेड थी, ठीक है। मैं अगर मुझे मार्कशीट मिलती है तो मैं शेयर कर दूँगा, हालांकि मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ मार्कशीट अपनी, ठीक है, पीछे दीवार पे बैकग्राउंड वो लगने वाली है। मेरी ग्रेड आई थी 6.9। फिर मैंने देखा यार मेरे दोस्तों का ये 9.4, किसी का ये 9.8, इतनी CGPA आ रही है। तो मुझे लगा यार इनके साथ तो कंपटीशन करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं तो फेल हो जाऊंगा और मेरा तो कोई मतलब वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो वैल्यू मैं इकट्ठा करके गया था, ठीक है, जो मैं वैल्यू इकट्ठा करके गया था अपने कॉलोनी में, अपने समाज में, कि देखो ये IITian बन गया, मैं तो वहाँ पे फेल कर दूंगा। तो मैंने फिर उनके साथ कम्पीट किया और आखिरी में मेरी जो SGPA यानी जो सेमेस्टर ग्रेड है वो 9.4, 9.6 बनने लगी और CGPA मेरा सुधर के हो गया 8.5, 8.5 मेरा नेट CGPA बन गया। जब फाइनल ईयर में पास आउट हुआ 8.5 मेरा CGPA बन गया। तो इसका कारण क्या था, मैंने उन बच्चों के साथ कम्पीट किया और ये कंपटीशन का जो माहौल है ये मैं लेके आया सिविल सर्विस की तैयारी में। जब सिविल सर्विस की मैं तैयारी में आया तो मैंने तार्किकता से चीज़ों को देखा। तार्किकता से कैसे देखा, तो हिंदी मीडियम का बच्चा जो कि इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा, विशेष टीचर के लगेगा वो आरती करने, लगेगा फूल माला चढ़ाने, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने एक बात समझी कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं सिलेक्शन करा पाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल मुझे अपने हिसाब से यूज करना पड़ेगा। मैंने इस बात को पकड़ा कि अगर मुझे पॉलिटी आती है मान लो, तो मैं कोचिंग ज्वाइन करके पॉलिटी दोबारा 3-4 महीने क्यों पढूं। मैंने इस बात की तार्किक, आप कह सकते हो, विश्लेषण किया, जो कि सामान्यतः हिंदी मीडियम का बच्चा, मैं जब हिंदी मीडियम बोल रहा हूं तो मैं नॉर्थ इंडियन पूरे सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चों की बात कर रहा हूं। तो मैंने इस बात का तार्किकता एनालिसिस किया। मैं इमोशनल होके मैं दूसरे टीचर्स को गाली देने यूट्यूब पे नहीं बैठा कि नहीं चलो गरियाते हैं, बैठ के यूट्यूब पे जाते हैं और कमेंट करते हैं कि नहीं तुम तो इनका मटेरियल कॉपी करके पढ़ा रहे हो, तुम तो उनका मटेरियल कॉपी करके पढ़ा रहे हो। मैं ये काम करने नहीं बैठा। मैं क्या बैठा, मैंने कहा मैं सारे मटेरियल यूज़ करूँगा, सिलेबस के हिसाब से अपनी काम की चीज़ें उठाऊँगा और उसको पढ़ूँगा। मैंने अपना वो समय बचाया जो कि सामान्यतः जो हमारे बेल्ट है, जो हमारा समाज है, वो स्टूडेंट ये काम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल है। हमारा जो बैकग्राउंड है ना, जो हमारा समाज है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हमारे अंदर तार्किकता की कमी हो जाती है। मैं कोई वीडियो क्लासेस कर भी रहा होता था और मुझे लगता था कि यार ये टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस टीचर को गाली देने नहीं लगता था। मैं जाके कमेंट नहीं करता था कि टीचर चेंज करो, दूसरे बच्चे से उठाओ। मैं करता था कि यार यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, कोई और मटेरियल देख लेते हैं जिससे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो IITian में रहती है, फेलियर से मैं डरा नहीं। मैं भी फेल हुआ हूँ यार, है ना, मैं भी फेल हुआ हूँ। मैंने भी 3 बार इंटरव्यू दिया है UPSC का, तीसरी बार इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। प्री मेंस इंटरव्यू की साइकिल में मैं भी था, मैं भी फेल हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ गलतियाँ, स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स मैंने भी की। केवल प्री हो जा रहा था मेरा ईजिली, क्योंकि मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड डेवलप हुआ था। मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस तरीके से की थी कि मेरा प्री हो जा रहा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था भाई। 4 अटेम्प्ट लगे मुझे, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी कमियों को सुधारा। जब मैंने तीसरे अटेम्प्ट में देखा कि यार भूगोल ऑप्शनल से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, होगा नहीं, 200 ही नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैंने बिना डरे, बिना हिम्मत गंवाए, मैंने क्या किया, ऑप्शनल चेंज भी किया। हिंदी साहित्य तुरंत सेलेक्ट किया। मैंने कहा नहीं यार, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन। तार्किकता देखो कि इमोशनल नहीं हूँ कि यार 3 साल पढ़ लिया और चलो ढो लेते हैं, 1 साल और एफर्ट करेंगे। इमोशनल नहीं हूँ। मैंने देखा नंबर नहीं आ रहे, मैंने अपना मैक्सिमम एफर्ट जो देना था मैंने दिया, फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। इसका मतलब है अब मुझे तार्किक बनना पड़ेगा, मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझिएगा। तो IITian या विशेष यूनिवर्सिटी के बच्चों में ये कुछ क्वालिटीज़ हो जाती हैं। वो एफर्ट करने से नहीं घबराते हैं, वो सोशल मीडिया पे सकारात्मक यूज करते हैं। जैसे मुझे सोशल मीडिया पे रील्स देखना है तो मैं रील्स देख लूँगा। मैंने रील्स देखा भाई, आधा घंटा मुझे मन कर रहा है, मुझे एंजॉयमेंट करने का, मैं कर लूँगा। मैं सोशल मीडिया पे कभी भड़ास नहीं निकालता हूँ अपनी, कभी नहीं, कमेंट नहीं करता हूँ, वो समय बर्बाद होता है। हम रिप्लाई, क्रॉस रिप्लाई के उस जाल में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है ना। हम तैयारी के दौरान लगते हैं
टीचर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करने, अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में विचार नहीं करते हैं। हम ये विचार नहीं करते कि हमने कितना एफर्ट किया, हम ये विचार करते हैं कि सामने वाला कितना एफर्ट करके झूठ बोल रहा है। उस झूठ को उजागर करने में हम ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। हम जिस समाज में रह के आए हैं, हमारे घर कुछ खरीद के आता है, मान लो आपने आईफोन खरीदा, तो आसपास के पड़ोसियों को ये लगता है ये पक्का, मतलब बहुत अपशब्द भी बोलते हैं, ये पक्का कुछ गलत तरीके से इसने पैसा अर्जित किया होगा, इसने मेहनत करके नहीं हुआ। हमारा ऐसे समाज से हम समानता आ जाते हैं। और ये अप्रोच, ये माइंडसेट लेके जब हम जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें हमें ध्यान रखनी है, यार सीटें फिक्स हैं, तो भले से 15 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, भले से 20 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन तो 1000 का ही होगा। यूपीएससी कोई ना कोई क्राइटेरिया रखेगी, है ना, प्री रखेगी, मेंस रखेगी, इंटरव्यू रखेगी, कोई ना कोई अपने क्राइटेरिया को रखेगी यूपीएससी, जिसकी वजह से वो उन 1000 बच्चों को सेलेक्ट कर पाए जो उसको योग्य है। उनमें से 1, 2 केस, 3 केस, 4 केस आपको हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार ये तो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, इसका गलत तरीके से हो गया। लेकिन एक पूरी संस्था पर सवाल उठा देना, केवल अपना फ्रस्ट्रेशन शो करना है, और फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, बहुत लाजमी है फ्रस्ट्रेशन, मैं इस बात पे मना नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वजह से अपनी पढ़ाई को दांव पे लगा देना, पढ़ाई न करना, ठीक है, पूरे दिन इन्हीं चीज़ों में गप्पेबाजी में व्यस्त हो जाना। चूंकि मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर, ये केवल और केवल आपका समय बर्बाद करता है। जो बच्चे सीरियस हैं, जिन बच्चों को एग्ज़ाम निकालना है, वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए, उसको ये बात पता है। मैं कौन होता हूँ यार एज एस्पिरेंट कि मैं यूपीएससी से डिमांड करूँ कि तुम सिलेबस चेंज करो? मैं नहीं होता हूँ। मुझे एक बात पता है कि अगर मुझे सिलेक्शन लेना है, यूपीएससी ने कल को सिलेबस चेंज किया और उसने क्राइटेरिया रखा कि भैया 22 किलोमीटर की मैराथन होगी, टॉप 1000 स्टूडेंट्स जो मैराथन में सबसे पहले आएंगे हम उनका सेलेक्ट करेंगे, तो मुझे ये बात पता है कि संस्था योग्य है, संवैधानिक संस्था है, लोगों ने कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा। दूसरी बात, नहीं सोचे हुए बिना तार्किक तरीके से भी अगर मैराथन को रख दिया है एग्जाम में, तो मुझे तो यार आईएएस बनना है, मुझे तो यार आईपीएस बनना है, तो मैं उस मैराथन की तैयारी करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे लिए वो पोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि वो मीडियम। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जो मीडियम है, साधन नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरा साध्य है। अगर मेरा साध्य है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये अगर मेरा साध्य है, तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। एग्जाम का प्रोसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, एक वो सीट महत्वपूर्ण है जो एक सीट पे मैं सेलेक्ट होऊंगा। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि कब हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को मैं अलग से ही एक बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करना। ठीक है, आज हमने बात की कि जो एक एप्टीट्यूड का जो गैप है, मैं नो डाउट कि मैं शीघ्र ये दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में मेमोरी का लिमिट होता है। ठीक है, हमने महत्वपूर्ण बात ये की कि यार क्या डिफरेंस है एक आम बैकग्राउंड के बच्चे में और एक आईआईटीएन स्टूडेंट्स। आप अगर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं किसी आईआईटीएन की, उस एटीट्यूड से फॉलो करिए। अपने आप को ये मत समझिए कि नहीं मैं नॉन आईआईटीएन हूँ, क्योंकि जो सिलेबस है, यहाँ तक कि हो सकता है आपका अगर आर्ट बैकग्राउंड है तो आपने पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब पहले से पढ़ी हो, 9th से लेकर 12th तक आपने ये चीज़ें पढ़ी हो, लेकिन एज आईआईटीएन मैंने 9th और 10th में, 11th 12th में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा था। ठीक है, मेरे लिए वापस उन चीज़ों पे जाके पढ़ना, इंजीनियरिंग करने के बावजूद इन विषयों को उठा के समझना ज़्यादा मुश्किल है आपके बजाय। लेकिन मैंने मेहनत को सर्वोच्च ध्येय माना, मैंने अपने निरंतर उस एप्टीट्यूड को डेवलपमेंट किया। मैंने 100 टेस्ट सॉल्व करके हर साल प्रीलिम्स के उसके नोट्स बनाए हैं। टेलीग्राम चैनल पे जब मैं यूपीएससी हिंदी में था मैंने शेयर भी किया था, देख लो भाई। ठीक है, वो एफर्ट किया मैंने, उस एप्टीट्यूड को प्राप्त किया कि यार यूपीएससी में अगर ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं तो इस ऑप्शंस को हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज नहीं पढ़ा मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे सोर्सेज मैंने नहीं पढ़ा। मैंने क्या किया, मैंने उन लिमिट सोर्सेज को किया कि यार मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मुझे ज्ञान की तैयारी नहीं करनी, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे नॉलेज प्रोड्यूस करने आना चाहिए, नॉलेज एप्लीकेशन करने आना चाहिए, न कि मुझे नॉलेज गेन करना है। उसके लिए मैंने बहुत सारे आंसर राइटिंग लिखी, बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए, लगभग 40-50 टेस्ट हर साल आंसर राइटिंग लिख के मैंने एग्ज़ाम दिया है।
ठीक है, ये एफर्ट के बाद सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एफर्ट करने में सक्षम हैं, अगर आप निरंतर अपनी कमियों को सुधार कर पा रहे हैं, तो बैकग्राउंड आपके लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, सामान्यतः ऐसा होता है कि इस कमियों को सुधारने के लिए बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो तार्किक व्यक्ति हैं, जिनकी पढ़ाई IIT से हुई है, जिनकी पढ़ाई टॉप कॉलेजेस से हुई है, वो सामान्यतः इस बात को बहुत जल्दी समझ पाते हैं कि हमें सुधार अपने अंदर करना है। लेकिन जो इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, सामने वाले की वजह से हमारा सिलेक्शन हो रहा है, सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, इस वजह से हमारा सिलेक्शन हो रहा है। और वो उन बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं जो खुद एग्ज़ाम दे रहे थे, अपने 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, या अगर किसी कैटेगरी से हैं तो 12 अटेम्प्ट दे के सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो अब किसी संस्था का छवि खराब कर रहे हैं। अब वो किसी विशेष कोचिंग संस्थान के प्रायोजन के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, किसी विशेष लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उन टॉपर्स को टारगेट करते हैं वो लोग जो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि अपना समय निकालकर एस्पिरेंट्स को सही गाइडेंस देते हैं। मैंने खुद बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे यार, मैंने खुद बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे। ज़रूरत पड़ती है, पता चलता है कि हमारे अंदर कमी क्या है। टॉपर से आंसर राइटिंग सीखने में मुझे पता चलता है कि यार टॉपर ये चीज़ लिख रहा है तो मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। मैंने रवि सियाग सर की बहुत सारी कॉपीज़ देखी आंसर राइटिंग की। मैंने प्रदीप त्रिवेदी सर की हिंदी साहित्य की बहुत सारी आंसर राइटिंग की कॉपी देखी, देख के ही सीखा, बिना देखे अंधेरे में तीर नहीं मारा। जो लोग कहते हैं कि टॉपर्स की वीडियो मत देखो या टॉपर्स की कॉपीज मत देखो, है ना, या टॉपर्स मोटिवेशन का चूरन थमा रहे हैं, उनसे ये बात पूछनी चाहिए तो हम क्या करें, आपका वीडियो देखें, आप केवल नकारात्मक होके विशेष लोगों को टारगेट करें, क्या हम यही देखें? आपके दिमाग में विशेष जाति, विशेष धर्म, ठीक है, विशेष लिंग के प्रति जो असहनशीलता भरी हुई है, जो दुर्भावना भरी हुई है, क्या हम वही देखें, वही सीखें? हमारे लिए बढ़िया यार, हम कम से कम सकारात्मक रहें, कम से कम अपने आप को कंपेयर कर पाएं, हाँ इस टॉपर ने ऐसा लिखा, हम भी ऐसे लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात डिस्कशन करूंगा कि कब हमें डिसाइड करना चाहिए, और कमेंट में बताइए, ठीक है, कि UPSC या PCS की तैयारी अब बंद कर देनी चाहिए हमें, अब कुछ नया करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।